एक और वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद। और अब हमने इस चैप्टर का जो मेन काम था वो कर लिया है। और जो मेन काम था उसमें 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो अब तक हम कवर कर चुके हैं। और इन 3 टॉपिक्स के ऊपर मैंने एक्चुअली काफ़ी लेक्चर्स सर्व किए हैं, एटलीस्ट 3 लेक्चर, जो हर एक लेक्चर उनमें से एक तकरीबन 1 घंटे की ड्यूरेशन का था। और उसके पीछे ऑफ कोर्स रीज़न यही थी कि मैं चाहता था कि आप लोगों को ये बेसिक्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएं। तो जो 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनमें जो पहला था वो हमने प्रूव किया था कि जो टार्क होता है वो आर क्रॉस एफ़ के इक्वल होता है इन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने ये कहा था। और हमने टार्क इसलिए पढ़ा था, इसके पीछे मोटिवेशन ये थी कि चूँकि हम रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे थे, तो जो काम लिनियर मोशन में ये फोर्स करती थी, हमने ये देखा था कि रोटेशनल मोशन में वो काम टार्क करता है। यानी लिनियर मोशन में जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसलेट करवाती थी, मूव करवाती थी। तो रोटेशनल मोशन में वही काम यानी ऑब्जेक्ट्स को टार्क रोटेट करवाता है। और इसके इस फार्मूला के पीछे रीज़न ये थी कि वो जो रोटेशन है, ये जो फोर्स होती है, ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो किसी एक्स ऑफ रोटेशन के गिर्द घूम सकता हो, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फासले पे एक्ट करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और फिर उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होती है। तो हमने इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट को नाम दिया था कि ये क्वांटिटी टार्क कहलाएगी। फिर फर्दर हमने ये प्रूफ किया था कि ये जो टॉर्क है ना, जब ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फ़ा प्रोड्यूस होता है। और जो टार्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन होता है, स्केलर रिलेशनशिप, वो ये वाला रिलेशनशिप है। और अगर आप ये फ़र्ज़ कर लें, जो जनरली हम कन्वेंशनली लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, तो फिर ये रिलेशन टार्क और एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होता है उनके दरमियान सेटिस्फाई होता है। यहाँ पे एक नई क्वांटिटी थी आई, और इस आई को हमने कहा था कि ये रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। और फिर हमने इधर से ही इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला फार्मूला प्रूफ किया था। और हमने कहा था कि ये फार्मूला जो है ये किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। यानी कोई भी पॉइंट पार्टिकल जिसकी मास m हो और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किसी डिस्टेंस r के ऊपर मौजूद हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन 3 स्टेप्स के बाद, यानी ये 3 फार्मूलाज जो हैं ये ड्राइव करने के बाद, हमने देखा था कि इन जनरल कोई भी रिजिड बॉडी जो है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, वो बहुत सारी पॉइंट मैसेज से मिलके बना होता है। तो उसके लिए भी हम इन जनरल ये वाली फार्म जो है ये न्यूटन्स सेकंड लॉ की लिख सकते हैं। और ये फार्मूला हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था। और मैंने कहा था कि उस पॉइंट तक जो फार्मूला हम निकालना चाह रहे थे, यानी हम चाह ये रहे थे कि हमारे पास F इक्वल्स एम ए की तरह का कोई फार्मूला आ जाए, तो लास्ट वीडियो में हमने F इक्वल्स एम ए की तर्ज का ये वाला फार्मूला जो है ये डिराइव कर लिया था। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है चैप्टर का, उसमें सिर्फ इस फार्मूला को अप्लाई करना है। और ऑफ कोर्स इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए, यानी हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि एक दफ़ा हम एंगुलर एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लें तो हम एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर एंगुलर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट की सारी डायनेमिक्स जो हैं वो आप इधर से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास अल्फ़ा आ गया। लेकिन अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाली क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था कि इन जनरल आप इस फार्मूला से देख भी सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए ये मास और इस डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट होता है, जो डिस्टेंस उस मास का किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है। यानी अगर आप यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाना चाहें, आई वांट डू इट बिकॉज आई जस्ट वांट क्विकली रिवाइज इट, कि आपके पास ये एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, और इस एक्सिस को आप जेड एक्सिस कह सकते हैं। बल्कि इसको जेड एक्सिस ना कहें, इसको वाई एक्सिस कह लें। और फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये इसके अंदर कोई भी सॉलिड मैस है और ये मैस रोटेट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर फोर्स लगती है और ये रोटेट करती है। ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो हमने पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में बना के
ये सारे फार्मूलाज प्रूफ किए थे। तो जो जेड एक्सेस है हमारा, उसको अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप ये वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर एक डॉट लगा दें, तो इसका मतलब होता है कि ये वाला जो एक्सेस है ये पेज की प्लेन से बाहर आ रहा है, तो इसको हमने कहा था जेड एक्सेस। तो अब आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये जेड एक्सेस के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो हमने कहा था कि ये वाला जो डिस्टेंस है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट तक, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आर है, और इस पॉइंट की अगर मास जो है ये एम है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस पॉइंट का वो एम आर स्क्वायर्ड होगा। और इसी तरह आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी बहुत छोटे छोटे मैसेज कंसीडर कर सकते हैं, और उन सब मैसेज को आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। बट दिस इज़ नॉट इनफ, देयर आर अदर वेज टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। और आज और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में या मे बी उससे भी ज़्यादा वीडियोस में हम बहुत सारे ऐसे मेथड्स देखेंगे जिससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वैसे भी ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला जो है ये डिस्क्रीट मैसेज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिसमें आप मैसेज को काउंट कर सकें। इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो के आखिर में दी थी। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट हों, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको ये भी पता है कि आप मोबाइल फ़ोन अगर लेते हैं तो उसको किसी भी पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करवा सकते हैं, और इन जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो इसलिए वी विल नीड अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम एक और मेथड पढ़ने वाले हैं जिसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं, और ये भी ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है। एडवांटेज इसका ये है बाकी मेथड से, जो इस चैप्टर में हम आगे चल के पढ़ेंगे, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप बहुत आसानी से कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अलावा दूसरे मेथड भी यूज़ कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के, क्योंकि जो दूसरे मेथड हैं वो मोर जनरलाइज्ड हैं, उनको आप ऑफ कोर्स यू शुड बी एबल टू यूज़ देम इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एडवांटेज ये है कि इससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत क्विक और सिंपल हो जाती है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है इसके ऊपर मैं आगे चल के आता हूँ लेक्चर में थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व करना चाहता हूँ जो कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम की ही मोटिवेशन के तौर पे मैं ले रहा हूँ। यानी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जनरल रिज़ल्ट है उसको हम एक थ्योरम की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो थ्योरम जो है वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहलाता है। और फिर हम मोस्ट जनरल फॉर्म में जाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो जो एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ वो ये वाला सैम्पल प्रॉब्लम है, इसी बुक का सैम्पल प्रॉब्लम 9.2 है। और इसमें हमें बताया गया है कि हमारे पास 3 पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल्स ऑफ masses m1, m2 एंड m3 आर कनेक्टेड बाय थिन रॉड्स ऑफ निग्लिजिबल मास। दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि मास जो है उन रॉड्स की वो निग्लिजिबल है, सो दैट दे लाई एट द वर्टिसेस ऑफ अ 3, 4, 5 राइट ट्राइंगल। 3, 4, 5 राइट ट्राइंगल आपको पता है कि ये वो ट्राइंगल है जिसकी एक साइड की लंबाई जो है वो 3 यूनिट्स होती है, दूसरी की 4 यूनिट्स, और उसका ऑफ कोर्स जो थर्ड साइज जिसको आप हाइपोटेन्यूज कह सकते हैं उसकी लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स होती है। यूनिट्स मैं कह रहा हूँ, आप कोई भी यूनिट्स ले सकते हैं जो लेंथ के यूनिट हो, मीटर, सेंटीमीटर, डजंट मैटर। हम यहाँ पे ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल करते हुए इसको मीटर्स ही लेंगे। अब उन्होंने कहा हुआ है कि ऑफ कोर्स ये एक्स वाई प्लेन में लाई करती है, और बुक के अंदर फिगर भी दी हुई है, बट आई डोंट वांट टू कॉपी दैट फिगर बिकॉज आई वांट यू टू ड्रॉ दैट फिगर फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग, एंड दिस इज़ आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग, जिसमें आप स्टेटमेंट पढ़ के उस प्रॉब्लम की इमेज खुद अपने माइंड में और फिर उसको पेज के ऊपर बना सकें। तो फिर हमसे कुछ पूछा गया है कि फाइंड द रोटेशनल इनर्शिया अबाउट ईच ऑफ द 3 एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी डीप इन अंडरस्टैंडिंग। जो मैं कह रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एक्सिस के अराउंड उसको मेजर कर रहे हैं, यानी आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस पॉइंट के ऊपर लिया गया है। सो हम इस प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आंसर्स जो हैं हमारे पास मुख्तलिफ आते हैं। अगर हम मुख्तलिफ एक्सिस चूज़ कर लें जिसके अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास ऑब्जेक्ट सेम रहता है, लेकिन
मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एक्सेस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन आप चेंज करते जाएं तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होती जाती है। फिर वो कहता है बी पार्ट में, फोर्स एफ इज़ अप्लाइड to mass m2 in the xy plane makes an angle of 30 degrees with the horizontal. Find the angular acceleration if the system rotates about an axis perpendicular to xy plane and passing through m3. सो दिस इज़ द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को देखते हुए हमने जो पहला काम करना है वो ये है कि हम इसकी डायग्राम ड्रा करें। और उन्होंने बताया हुआ है कि इट्स अ 3-4-5 ट्राई-एंगल। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 3-4-5 ट्राई-एंगल ये होती है कि जिसकी एक साइड जो है उसकी लंबाई 3 यूनिट्स हो, जो दूसरी साइड है उसकी लंबाई जो है वो 4 यूनिट्स हो, और जो तीसरी साइड है उसकी लंबाई जो है वो 5 यूनिट हो। तो ये अगर आप कहें तो ये एक 3-4-5 ट्राई-एंगल है, जिसको आप यूँ कह लें कि ये जो इसकी हाइट है ये 3 मीटर लंबाई की है, जो इसकी बेस है ये 4 मीटर लंबाई की है। और फिर आप 3 और 4 से देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज़ को डेफिनेटली 5 मीटर होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द डायग्राम। और इसमें हमारे पास उन्होंने मैसेज दी हुई हैं और हम मैसेज को अपनी मर्ज़ी से प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इट वुडेंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज एक्सेस ऑफ रोटेशन आपको बताएगा कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना है। सो जो पहली मैस है, फ़र्ज़ करें कि वो इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है और इसको मैं मैस m1 कहता हूँ। दूसरी मैस जो है वो ये वाली है, इसको हम m2 कह लेते हैं। और जो तीसरी मैस है ये m3 है, यहाँ पे मौजूद है। और इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे पास। जो वैल्यूज़ हैं m1 की, जो वैल्यू हमें दी हुई है वो है m1 इज़ 2.3 किलोग्राम। सो m1 इक्वल्स 2.3 किलोग्राम्स। m2 इज़ 3.2 किलोग्राम्स। मैं सिर्फ ये डेटा कॉपी कर रहा हूँ। और m3 जो है दैट इज़ 1.5 किलोग्राम्स। तो ये हमें मैसेज दी हुई हैं और हमसे कहा ये गया है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है 3 पॉइंट्स से। जो पहला पॉइंट है उसमें m1 से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। आप इसको यूं कह सकते हैं कि हमारी जो सिस्टम लाई करता है, ये जो ट्राइंगल लाई करती है वो इस प्लेन में लाई करती है। तो ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये जो बोर्ड है या मोबाइल की स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं, ये आपका XY प्लेन है। और जो Z प्लेन है या जो Z एक्सिस है वो सीधा बाहर आ रहा है परपेंडिकुलरली इस प्लेन से। तो इसका मतलब है कि हमारा जो Z एक्सिस है, अगर उसको मैं यहाँ पे शो करूं तो बिल्कुल जैसे मैं पहले करता आया हूं कि जो Z एक्सिस होगा वो इधर ही, अगर आप XY प्लेन में ड्रॉ करें तो जो Z एक्सिस है वो ये वाला है Z एक्सिस। इट्स कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज। तो Z एक्सिस आ गया। तो अब कहा गया है कि सबसे पहले Z एक्सिस जो है वो इधर m1 से गुजर रहा है। ये वाला है हमारे पास Z एक्सिस पहले पार्ट में। तो जब Z एक्सिस m1 से गुजरेगा तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं नाम देता हूँ कि ये है मेरे पास I1। सही है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, MI/R² ये फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में प्रूफ करवाया था और ये मैंने अभी ऊपर भी लिखा है, ये वाला फार्मूला। ठीक है। तो अब मेरे इस सिस्टम में 3 मैसेज हैं। तो ये फार्मूला जब मैं 3 मैसेज के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा M1R1² प्लस M2R2² प्लस M3R3²। ये फार्मूला की फॉर्म बनती है। और इसमें मैंने M1, M2 और M3 दिए हुए हैं। उनके डिस्टेंसेस हमने देखने हैं कि कितने बनते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस केस में ये मैस M1 में से पास हो रहा है। सही है। तो इसका मतलब है कि जो मैस M1 है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो फासला R1 है M1 का, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज जो मैस है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझे। तो M1 की वैल्यू थी हमारे पास 2.3 किलोग्राम्स और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 0 है। अब आती है M2 की बारी। M2 जो मैस है वो आप देखें वो यहाँ पे मौजूद है, ये वाली, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। तो M2 थी हमारे पास 3.2 किलोग्राम्स और इसका जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर। तो ये बन जाएगा 3 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि R² है।
और इसी तरह जब आप थर्ड मैस लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा m3 था हमारे पास 1.5 किलोग्राम्स, और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये हमारे पास m3 है और इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 4 मीटर है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। और जब आप इसको अब कैलकुलेट करेंगे तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जिसको हमने I1 का नाम दिया, ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिस सिनेरियो में हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैस m1 के अंदर से पास हो रहा होता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 53 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास 53 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई जब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो m1 से पास हो रहा होता है। सिनेरियो में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर से m2 से पास हो रहा हो। ठीक है, तो आपने बिल्कुल यही फार्मूला दोबारा से लगाना है। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं नाम देता हूँ I2 का। मैं कह रहा हूँ मैं नाम देता हूँ बिकॉज़ ये हमारी फ्रीडम है कि हम इसको I1 कहते हैं, I2 कहते हैं, या I कहते हैं, I प्राइम कहते हैं, वट एवर नेम यू लाइक यू कैन गिव इट। लेकिन चूँकि I जो है वो जनरल सिंबल है जो बुक्स में यूज़ होता है, तो I को हम चेंज नहीं करेंगे। तो इस केस में भी अब हमारे पास बनेगा m1 r1 स्क्वायर्ड प्लस m2 r2 स्क्वायर्ड प्लस m3 r3 स्क्वायर्ड। और m1 जो है वो है हमारे पास 2.4 किलोग्राम्स, 2.4 किलोग्राम्स था, लेट मी चेक, 2.3 किलोग्राम्स। सो ये m1 जो है हमारे पास ये है 2.3 किलोग्राम्स। और अब देखें हमारी डायग्राम के ऊपर, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट। अब हमारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो इस मैस में से गुजर रहा है, सही है। और इस मैस का m1 से फासला ये वाला है जो कितना है 3 मीटर है। तो जो R1 इस केस में आएगा वो क्या बनेगा 3 मीटर्स। सो ये बन जाएगा 3 मीटर्स स्क्वायर प्लस m2 R2, चूँकि इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन m2 के अंदर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है m2 जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है, और इसका मतलब है कि जो R2 है वो ज़ीरो हो गया। और फिर हमने m3 R3 देखना है, तो m3 यहाँ पे मौजूद है और इसका इधर से फासला 5 मीटर है। तो जो तीसरी टर्म बनेगी m3 की वैल्यू है हमारे पास 1.5 किलोग्राम्स, और इसका जो फासला है, इसको मैं कॉपी करके नीचे ही ले आता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो इसको इधर लिखते हैं। तो जो m3 का हमारे पास फासला है वो कितना है 5 मीटर्स। तो ये बन जाएगा 5 मीटर स्क्वायर। और इसको आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास I2 यानी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस केस में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मैस m2 के अंदर से गुजर रहा होता है, उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 58 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास I2 आ गया। अब हमसे कहा हुआ है कि आप I3 भी कैलकुलेट करें, यानी वो वाला सिनेरियो जिसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैस m3 के अंदर से गुजर रहा है। तो इस केस में हम देखेंगे कि अगेन वही फार्मूला होगा, लेट्स कॉल दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3, और ये भी वही बनेगा m1 r1 स्क्वायर्ड प्लस m2 r2 स्क्वायर्ड प्लस m3 r3 स्क्वायर्ड। क्योंकि 3 मैसेज हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो 3 ही रहेंगी। और जो m1 है उसकी मैस थी 2.3 किलोग्राम्स। और अब हमने देखना है इसका फासला किस पॉइंट से इस पॉइंट से। अब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो मैस m3 में से गुजर रहा है, और m1 का m3 से जो फासला है वो 4 मीटर है। तो R1 जो है इस केस में वो क्या है 4 मीटर है। तो ये बन जाएगा 4 मीटर स्क्वायर प्लस m2 जो है वो था हमारे पास 3.2 किलोग्राम्स। और इसका अब हमने फासला देखना है कि अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से m2 का कितना फासला है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इधर से गुजर रहा है और m2 यहाँ पे मौजूद है, तो इनके दरमियान वाला जो फासला है वो 5 मीटर है। तो अब ये बन जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर्स स्क्वायर प्लस m3 को मैं m3 लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि चूँकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर मौजूद है, तो अब r3 जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो तीसरी टर्म हमारे पास ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो I3 की वैल्यू आती है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया
for an axis which passes through mass m3, it turns out to be 117 kilograms मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास m3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट में हमसे यही पूछा हुआ था। जो सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, उसमें हमें ये कहा गया है कि एक फोर्स है जिसकी वैल्यू दी हुई है 4.5 न्यूटन, और ये मैस m2 के ऊपर अप्लाई होती है, और फोर्स जो है वो XY प्लेन में है, और एंगल बनाती है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास। ये देखें, ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस डिफाइन किया हुआ है। तो फोर्स जो है वो m2 के ऊपर अप्लाई होती है। सो दिस इज़ m2, लेट मी शो यू दिस फोर्स। तो फ़र्ज़ करें कि ये वाली वो फोर्स है जो m2 के ऊपर अप्लाई हो रही है। सो दिस इज़ फोर्स, ओके। और ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है विद हॉरिजॉन्टल। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। और ये एंगल जो है ये कितना है, 30 डिग्री। तो इस फोर्स की वजह से ऑफ कोर्स जो सिस्टम है वो रोटेट होगा। तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल सिस्टम का एंगुलर एक्सेलरेशन, और जो सिस्टम रोटेट होगा वो उन्होंने बताया हुआ है कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ़ द सिस्टम रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन एंड पासिस थ्रू m3। तो जो इस केस में हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो m3 के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला बन जाएगा, सही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला अब हमारे पास एक ही है, और वो फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। और वो फार्मूला क्या है, टॉ, और ये z आ जाएगा क्योंकि ओवरऑल सिस्टम z एक्सिस के राउंड रोटेट कर रहा है। तो ये बन जाएगा I टाइम्स अल्फ़ा z, और यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा z जो हमें रिक्वायर्ड है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टाउ z डिवाइड बाई I। और I इस केस में कौन सा होगा, ये आपने बड़े गौर से देखना है। ज़रा देखें, जो सिस्टम है वो किस मैस के किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के राउंड रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो मैस m3 में से पास होता है। और जब एक्सिस ऑफ रोटेशन m3 में से पास होता है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला, ठीक है। तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो I3 बनेगा। तो अब हमारे पास अल्फ़ा जी आ सकता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास टाउ जी मौजूद हो। और टाउ जी का फार्मूला आपको पता है ये क्या होता है, ये भी ऊपर मैंने स्टार्ट में लिखा था, इधर देखें जहाँ से मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया था। और ये था हमारे पास R क्रॉस F, विच मीन्स अगर आप मैग्नीट्यूड की फार्म में लिखें तो ये बन जाएगा RF साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन R एंड F, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिवाइड बाई I3। तो अब हमने सिर्फ ये इसका न्यूमरेटर कैलकुलेट करना है, RF साइन थीटा वाला। और एक बार हमारे पास ये आ गया तो I3 की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम अल्फ़ा जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स हमारे पास दी हुई है, ये 4.5 न्यूटन है। R जो है वो आप देखें ज़रा, ये है R इस वक्त, क्योंकि इस पॉइंट के अराउंड सिस्टम घूम सकता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और फोर्स लग रही है इस पॉइंट के ऊपर। तो जो मोमेंट आर्म है वो ये वाला है, और हमारा जो मोमेंट आर्म है अगर वो ये वाला है तो जो एंगल है वो मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान होता है, ये वाला टोटल एंगल। लेकिन जो एंगल हमें दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस और फोर्स के दरमियान है, और हमें जो एंगल रिक्वायर्ड है, अगर मैं यहाँ पे उसको शो करूँ तो हमें ये वाला सारा एंगल रिक्वायर्ड है फोर्स और मोमेंट आर्म तक। तो अगर ये वाला एंगल जो एक्स एक्सिस और इस लाइन जो हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल का उसके दरमियान बने, इसको अगर हम फाई कहें तो जो हमारा टोटल एंगल होगा वो 5 + 30 होगा। जिसका मतलब है अब हमें फाई चाहिए, क्योंकि 30 तो हमें दिया हुआ है। फाई अगर चाहिए हमें तो आप देखें कि ये वाला एंगल फाई जो है ये इस वाले एंगल के बराबर है। फ्रॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप ये जानते हैं। और ये फाई एंगल जो है ये इस ट्रायंगल का पार्ट है, और अगर ये इस ट्रायंगल का पार्ट है तो इसको हम ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास ये साइड भी दी हुई है, ये साइड भी दी हुई है। तो फाई जो है यहाँ से वो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई इक्वल्स tan इनवर्स हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई हाइट डिवाइड बाई बेस, जो कि 3/4 है। तो आप tan इनवर्स 3/4 कैलकुलेट करके फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार आपके पास फाई आ गया तो फाई में आप 30 को ऐड करेंगे और फिर इस फार्मूला में आप पुट करेंगे तो वो आपका बनेगा टोटल थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, थीटा इक्वल्स 5 + 30 डिग्रीज़। और फाई जो है वो आप किससे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूला से।
और ये सारा जब आप काम करके आर की वैल्यू 5 मीटर है, एफ़ जो है वो 4.5 है, आई जो है ये 117 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। जब ये आप सारी वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करेंगे तो जो अल्फ़ा जी की वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है माइनस 0.18 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास अल्फ़ा जी की वैल्यू आती है। और यहाँ पे अगर आपको माइनस साइन जो है ये कंफ्यूज कर रहा है तो जस्ट रिमेंबर कि जो टार्क और अल्फ़ा जी हैं वो पॉजिटिव आपने किस एक्सिस के अराउंड लिए हैं और नेगेटिव किस एक्सिस के अराउंड लिए हैं। अगर आपका पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव जी एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आप इधर से देख सकते हैं इस डायग्राम से जो सिस्टम आपका रोटेट हो रहा है वो इस एक्सिस के अराउंड है और जो फोर्स लग रही है वो इस एक्सिस के अराउंड है। ठीक है, तो अगर आप अब यहाँ से अगर आप देखें फोर्स और इसका क्रॉस प्रोडक्ट तो आपका जो थंब है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज जाएगा, विच मीन्स के जो अल्फ़ा जी है वो नेगेटिव आएगा। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन कन्वेंशन। और हमारे पास जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो थंब है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होना चाहिए और पॉजिटिव जेड एक्सिस जो है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज है। इस सिनेरियो में आपका जो आर है ये वाला आर है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और आर से अगर आप एफ़ की तरफ जाते हैं फिंगर्स को कर्ल करके तो आपका थंब जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज जाएगा। सो नेगेटिव साइन। लेकिन ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था जिसको मैं करना चाहता था, लेकिन ये चूँकि प्रॉब्लम का हिस्सा था इसको मैंने किया क्योंकि ये हमारे जो चीज़ मैं बिल्ड करना चाहता था, जो प्रॉब्लम मैं करना चाहता था पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, उसके रिलेटेड नहीं है। जो चीज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के रिलेटेड है वो ये है कि हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया इस सिस्टम का। अब एक और सवाल ख़ुद से करते हैं। मैंने अभी आपको कहा था और आपने देखा भी है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आप यहाँ पे देखें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ जो हैं ये मुख्तलिफ आई हैं जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर था। इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इन जनरल आप किसी भी जगह से अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को पास करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि हर सिस्टम का कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास भी होता है ऑफ कोर्स। और फ़र्ज़ करें कि इस सिस्टम का जो हम कंसिडर कर रहे हैं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करता है और हम देखना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड इस सिस्टम का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो सेंटर ऑफ मास है उसके अपने कोऑर्डिनेट क्या हैं, यानी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर ऑफ मास जो है वो किस पॉइंट के ऊपर मौजूद है। और उसके लिए सिंपल सा तरीका यही है कि आप फ़र्ज़ करें कि हमारा जो ओरिजिन है सिस्टम का वो ये है, यानी इस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, जैसे मैंने यहाँ पे ये शो किया है साइड पे। तो इसका मतलब है कि अब अगर हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो सेंटर ऑफ मास चूँकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, यानी एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। तो अगर ये वाला हमारे पास टोटल फासला हो, ये वाला फासला हो आर सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो फासला होगा इस फासले को हम यूँ दिखा सकते हैं कि इधर से इधर तक ये वाला जो पॉइंट है ये एक्स सेंटर ऑफ मास है और ये वाला जो पॉइंट है ये वाई सेंटर ऑफ मास है और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा सेंटर ऑफ मास है। तो हम सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी प्रॉब्लम को अब सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने होंगे। तो सेंटर ऑफ मास के जो जनरल फार्मूला है वो हम 7वें चैप्टर में डेवलप कर चुके हैं और वो फार्मूला होता है इन जनरल आर सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, और इस केस में हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं तो ये बन जाएगा M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और वो है हमारे पास M1 प्लस M2 प्लस M3। और अब आप इसको अगर सेपरेट करके लिखना चाहते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास बनेगा वो बनेगा M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सिमिलरली फॉर
वाई सेंटर ऑफ मास, तो वाई सेंटर ऑफ मास होगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम विच इज़ m1 प्लस m2 प्लस m3। अब हमने x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने हैं बिकॉज these are the coordinates of this point center of mass as measured from this point which is the origin of our coordinate system। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के कौन से तरीके हो सकते हैं, और वो सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो हमारी मैसेज हैं m1 m2 और m3, इनके ये कितने फासले पे लाई करती हैं फ्रॉम दिस एक्सिस जो हमारा ओरिजिनल एक्सिस है, और ये पॉइंट हमने उसका ओरिजिन लिया हुआ है। तो आप गौर करें ज़रा, जब मैस m1 की बात करेंगे तो ये ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, तो इसके लिए x1 और y1 दोनों ज़ीरो होंगे। जब मैस m2 की बात करेंगे तो ये प्योरली y एक्सिस के ऊपर लाई करती है, तो इसके लिए x1 जिसको हमने x2 कहा है, x2 तो ज़ीरो होगा लेकिन y2 जो है वो 3 मीटर के बराबर होगा। और जब m3 की बात करेंगे तो इसके लिए x3 तो 4 होगा, लेकिन चूँकि ये प्योरली x एक्सिस के ऊपर लाई करती है तो y3 इसके लिए क्या होगा, ज़ीरो। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखें, चूँकि हमने इन दो इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करना है पहले, तो अगर कोऑर्डिनेट्स देखें तो हमने ये देखा है कि m1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 0 y1 0। जो m2 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे पास x2 0 और y2 3 मीटर्स। और सिमिलरली जो m3 के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं हमारे पास x3 4 मीटर्स, और जो y3 है वो 0 है क्योंकि ये प्योरली x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और अब हमारे पास देखें आप x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दोनों तीनों आ गए हैं। इसका मतलब है कि इनको हम इस इक्वेशन में, इन दो इक्वेशन में यूज़ करके x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप ये काम करेंगे, यानी आप यहाँ पे देखें m1 जो था हमारे पास वो क्या था 2.3 और x1 जो है 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। m2 3.2 था लेकिन x2 0 है तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और इसका मतलब है इसमें हमारे पास सिर्फ ये थर्ड टर्म बचेगी जिसमें m3 था हमारे पास 1.5 किलोग्राम्स, और जो x3 है हमारे पास वो हमने देखा है कितना है 4 मीटर, डिवाइडेड बाई m1 जो था 2.3 प्लस m2 जो कि 3.2 था प्लस m3 जो कि 1.5 था, और इसके यूनिट्स थे हमारे पास किलोग्राम। तो ये जब आप x सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.86 मीटर, क्योंकि किलोग्राम्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। बिल्कुल जब यही काम आप y सेंटर ऑफ मास से करेंगे तो y सेंटर ऑफ मास के लिए आप देखें कि जो y1 है वो 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जो y2 है वो 3 मीटर है और जो y3 है वो 0 है। तो इस केस में ये पहली और तीसरी टर्म 0 हो जाएंगी और सिर्फ m2 y2 रह जाएगा, और m2 था हमारे पास 3.2 किलोग्राम्स और जो y2 है हमारे पास वो है 3 मीटर, और डिवाइडेड बाय टोटल मास जो 2.3 प्लस 3.2 प्लस 1.5 किलोग्राम्स है। और इस केस में जो हम आपके पास y सेंटर ऑफ मास आएगा वो आता है 1.37 मीटर। तो हाँ, आपने x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर लिया, और एक दफ़ा आपके पास ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो अब आप देख सकते हैं कि आप इस सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के इर्द गिर्द, ये वाला जो पॉइंट है इसके इर्द गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं ताकि आप, इसमें बहुत कुछ हमने पहले लिख लिया है तो मैं इसको दोबारा बना के आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं। तो दोबारा बनाने की बजाय बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और फिर इसको क्विकली अरेज कर लेंगे कुछ पार्ट जो हमें करने होंगे। सो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हियर, कॉपी, और इसको हम ले जाते हैं नीचे और फिर इसका बहुत सारा हिस्सा हम अरेज करेंगे। सो लेट्स पेस्ट इट हियर एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अरेजिंग। सो ये सब कुछ हमारे पास अरेज हो जाएगा।
जस्ट बियर विद मी, ड्रॉ करना ज़्यादा मुश्किल था मेरे ख़्याल में, तो हम इसको ये नहीं इरेज़ करते जो ओके एवरीथिंग इज़ बैक, सो लेट मी ट्राई अगेन. Okay, erase, let's erase this part, let's erase phi, this factor. Okay, so now we need to erase these parts. Okay, that is I guess good, that's what we need. तो अब आपने ये देखना है कि ये जो पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास जो है, इसके अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा. और रूल सिंपल है, जब आप सेंटर ऑफ मास के अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन देख रहे हैं, ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो अब आपको इन तीनों मैसेज के डिस्टेंसेस चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ठीक है, ये जो येलो जो वाइट लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो इस फासले को हम कहते हैं R2, इसको कहते हैं R1 और इसको कहते हैं R3. और इसकी रीज़न यही है क्योंकि ये वो फासले हैं जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट को M1, M2 और M3 से मिलाते हैं. और उसके बाद जो हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऑफ कोर्स वो हमारे पास क्या होगा, इन तीनों मैसेज को मिलाने वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के. मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है और इस मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्टेंस है वो R1 है, तो इस मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोड्यूस होगा वो होगा मेरे पास I1 इक्वल्स M1 R1 स्क्वायर्ड. और R1 स्क्वायर्ड अगर आप गौर करें तो ये सिंपली हमारे पास वही फासला है जो हमने कैलकुलेट किया, यानी ये R1 स्क्वायर्ड है, ये बनता है ये एक्स सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर्ड, लेट मी ओके, एक्स सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर्ड और वाई सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर. सिमिलरली जब आप I2 कैलकुलेट करेंगे तो I2 क्या होगा हमारे पास M2 R2 स्क्वायर्ड और फिर I3 जो है वो हमारे पास आएगा M3 R3 स्क्वायर्ड. ये इन तीन मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं अबाउट दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और टोटल फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्या बनेगा, आई टोटल, ये क्या होगा, इन सब का सम होगा, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3. एक और जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि ये जो नाम मैंने I1 I2 I3 दिए हैं, ये इनसे मुख्तलिफ हैं जो ऊपर मैंने यही नाम दिए थे. ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इनको बेशक, अगर आपको ये कंफ्यूज करते हैं तो I1 प्राइम I2 प्राइम I3 प्राइम कह लें, लेकिन याद रखें कि ये जो ऊपर हमने नाम दिए थे वो उनसे इन जनरल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये जब कोई ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो इसकी वैल्यू मुख्तलिफ आती है. तो पॉइंट बीइंग कि अब हमें ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए ये तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए, R1 R2 और R3. ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो सेंटर ऑफ मास के अब डिस्टेंसेस हैं M1 M2 और M3 से. तो अगर आप R1 कैलकुलेट करना चाहें तो R1 देखें, ये सिंपली हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास प्लस वाई सेंटर ऑफ मास के स्क्वायर के बराबर है. यानी जो हमारे पास R1 है, R1 स्क्वायर कह लें, वो किसके इक्वल है, एक्स सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस वाई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के. अगर आप R2 कैलकुलेट करना चाहें तो R2 स्क्वायर जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ज़रा गौर करें. R2 जो है वो ये वाला फासला है, सही है, और इस वाले फासले को अगर हम इधर एक लाइन ड्रा करें जो कि बिल्कुल एक्स सेंटर ऑफ मास के बराबर है क्योंकि उसके पैरेलल है, तो लेट्स ड्रॉ दिस लाइन. लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर. विच कलर शुड आई पिक, ओके दिस कलर. सो ये वो लाइन है और ये लाइन किसके बराबर है, एक्स सेंटर ऑफ मास के. और अब हमारे पास ये वाली एक ट्राइंगल बन गई है, ये वाली ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए क्योंकि R2 जो है वो हाइपोटेन्यूज है. तो इस ट्राइंगल की जो बेस है वो एक्स सेंटर ऑफ मास के बराबर है. और अगर आप हाइट चाहते हैं तो गौर करें, ये वाला जो फासला है हमारे पास, ये वाला फासला जो है ये क्या है हमारे पास, वाई सेंटर ऑफ मास. क्यों वाई सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि ये इस फासले के बराबर है और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इनका फासला जो है या इनकी लंबाई जो है वो एक जैसी ही होगी. और अगर आप इस डिस्टेंस को इन जनरल 3 मीटर की बजाय y कह लें टोटल, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है,
यानी अब अगर हम आप जनरली देखना चाहें तो फ़र्ज़ करें कि ये जो मास m2 का फासला है m1 से वो y है, तो r2 हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा अब x सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस y माइनस y सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो ये हमारे पास R2 की वैल्यू आ गई। अब अगर आप R3 चाहते हैं तो गौर करें, ये फासला है हमारे पास R3 और इसमें भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है जिसकी हाइट जो है वो y सेंटर ऑफ मास के बराबर है और जो ये बेस है इसकी, ये टोटल डिस्टेंस अलॉन्ग x एक्सिस, इसको x कह लें, और उसमें से अगर आप x सेंटर ऑफ मास निकाल दें तो ये वाला फासला आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो जो R3 स्क्वेयर्ड है हमारे पास, वो अब हमारे पास क्या आ रहा है, x माइनस x सेंटर ऑफ मास स्क्वेयर्ड प्लस y सेंटर ऑफ मास स्क्वेयर्ड। और अब यहाँ से आपके पास इन सारी x और x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज़ मौजूद हैं। यानी इस सिनेरियो में तो x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास है जिसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके आए हैं 0.86 और 1.37 मीटर्स, और ये दूसरे केस में x सेंटर ऑफ मास मौजूद है। जो y है इस केस में वो हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस y सेंटर ऑफ मास 1.37 है। आप r2 स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली x इस केस में हमारे पास 4 है और x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आप r3 स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर इन सारे फासलों को इन तीन I1 प्राइम, I2 प्राइम, I3 प्राइम की इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आएंगे, उनका सम करें तो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। और जो टोटल अब मैं लिखने लगा हूँ, जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है I टोटल, जो इक्वल है I1 प्लस I2 प्लस I3 के, इसका आंसर हमारे पास आता है, लेट मी राइट इट हियर, तो ये जो I टोटल है इसका आंसर हमारे पास आता है 35 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अराउंड कैलकुलेट करने से आया है वो है हमारे पास 35 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब देखें, मैंने अब पता नहीं कितना, शायद आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया इस एक प्रॉब्लम के ऊपर लगाया है, लेकिन मैं इस प्रॉब्लम से साबित क्या करना चाह रहा था, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ से अखज़ कर सकते हैं और फिर उन पॉइंट्स को बेस बना के ऑफ कोर्स आई एम इवेंचुअली गोना प्रूफ अ जनरल फार्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जो सबसे पहली चीज़ नोट करने की है वो ये है कि हमारा जो सिस्टम है, लेट्स मेक सम ऑब्जर्वेशंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी से कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, कि ये हमारे मुशाहिदा है जो, या मुशाहिदात हैं जो हम अखज़ कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से जो हमने सॉल्व किया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने नोट करना है ना, वो ये वाला है, लेट मी मेक इट लाइक दिस बिकॉज शायद ये कट हो जाए। चलें, जो पहला पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि हमारा ये वाला एक्सिस जो हमारा अब इस केस में कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, इसका जेड एक्सिस इस प्लेन से बाहर आ रहा है, ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ मास का एक्सिस है ये भी प्लेन से बाहर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारे दोनों केसेस में जो मुख्तलिफ एक्सिस हम चूज़ कर रहे थे वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिकॉज़ ये भी प्लेन से बाहर आ रहा है, इट्स जेड एक्सिस, और ये वाला एक्सिस भी प्लेन से बाहर आ रहा है, इट्स आल्सो जेड एक्सिस। यानी हमने पॉइंट्स तो मुख्तलिफ चूज़ किए हैं जिसके अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे थे, लेकिन वो जो पॉइंट्स हमने चूज़ किए हैं वो जिस एक्सिस के अराउंड हमारा सिस्टम घूम रहा था वो एक्सिस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल थे, ठीक है। तो जो पहली ऑब्जर्वेशन है हमारे पास वो ये था कि जो हमारे पास एक्सिस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि इस प्रॉब्लम में हमने जितने भी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है वो सारे के सारे एक्सिस आपस में पैरेलल थे, यानी सारे के सारे जेड एक्सिस के अलॉन्ग थे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन है
वो ज़रा आप गौर करें कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितने एक्सेस के राउंड कैलकुलेट किया है। हमने m1 के राउंड कैलकुलेट किया है, m2 के राउंड कैलकुलेट किया है, m3 के राउंड कैलकुलेट किया और फिर फाइनली सेंटर ऑफ मास के राउंड कैलकुलेट किया है। अब उन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप वैल्यूज़ देखें। जब हमने m1 के राउंड कैलकुलेट किया था तो हमारे पास उसकी वैल्यू आई थी 53 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। m2 के राउंड कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 58 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। m3 के अराउंड कैलकुलेट किया तो उसकी वैल्यू आई 117 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। फिर हमने सेंटर ऑफ मास के अराउंड कैलकुलेट किया तो हमारी पास वैल्यू आई 35 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। इन चारों में से जो सबसे कम वैल्यू आई है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो किसके अराउंड आई है? सेंटर ऑफ मास के। और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, जनरल रूल्स है जो फॉलो होता है कि जितने भी आप पैरेलल एक्सेस लेते हैं और उनके अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिस्टम का, उनमें से जो सबसे कम वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो होती है सेंटर ऑफ मास के अराउंड। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज़ लीस्ट वैल्यू अराउंड सेंटर ऑफ मास, अराउंड सेंटर ऑफ मास। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है और ये रिज़ल्ट हमेशा वैलिड रहता है कि आपके पास कोई भी गिवन सिस्टम हो, उसमें आप जितने मर्जी पैरेलल एक्सेस ले लें और उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें उन पैरेलल एक्सेस के अराउंड, लेकिन जो सबसे कम वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो उस एक्सेस के अराउंड होगी जो उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास से पास होगा। और इस केस में हमारा जो सिस्टम था उसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट था और हमने देखा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 35 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर आई है और ये कम से कम वैल्यू है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस गिवन सिस्टम के लिए जो आप हासिल कर सकते हैं। इससे कम वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस सिस्टम के लिए किसी भी और पॉइंट के अराउंड नहीं आ सकती। ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है। तीसरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक अस टू पैरेलल एक्सेस थ्योरम, वो चीज़ जिसको हम शुरू से करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमने 40 मिनट 50 मिनट शायद इस एग्ज़ाम्पल पे लगा दिए हैं। और वो तीसरी ऑब्ज़र्वेशन ये है, और उसके लिए अगेन मुझे थोड़ी सी क्विक कैलकुलेशन करनी होगी, और वो ये है कि मैं अब ये काम करने वाला हूँ। मेरे पास ये वैल्यू आई थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अराउंड सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास का m1 से जो फासला है वो कितना है? r1। अब मैं जो काम करने वाला हूँ वो ये है कि मैं ये करने वाला हूँ कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाला हूँ। लेट मी कॉल इट आई डबल प्राइम, सिर्फ नाम है और इसमें कुछ नहीं है। मैं आई और आई प्राइम पहले यूज़ कर चुका हूँ तो इसको मैं आई डबल प्राइम कहता हूँ, बल्कि इसको मैं आई1 डबल प्राइम कहता हूँ। मैं करता क्या हूँ, मैं आई सेंटर ऑफ मास जो मैंने ये ऊपर कैलकुलेट किया है, इसको मैं आई सेंटर ऑफ मास कह देता हूँ। आई सेंटर ऑफ मास में मैं क्या करने वाला हूँ, ये टर्म ऐड करने वाला हूँ जो इक्वल है m1 r1 स्क्वायर के। ज़रा ये देख लें कि m1 r1 स्क्वायर कौन सी टर्म है। आई सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, m1 ये मास है और r1 जो है ये वाला फासला है जो इस m1 का सेंटर ऑफ मास से है, ठीक है। और ये जो फासला r1 है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, कि r1 जो है ये परपेंडिकुलर डिफरेंस है इन दो पैरेलल एक्सिस, क्योंकि ये दोनों एक्सिस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास हमारे पास था 35 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। और m1 और r1 की वैल्यूज़ हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। m1 जो है वो 2.3 है गिवन है, और r1 आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, x सेंटर ऑफ मास प्लस y सेंटर ऑफ मास। सो मैं इसको लिखता हूँ m1 इज़ 2.3 किलोग्राम्स और r स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है? x सेंटर ऑफ मास प्लस y सेंटर ऑफ मास। x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 0.86 मीटर, प्लस y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1.37 मीटर्स, और इनका स्क्वायर। और ये जब आप इनका स्क्वायर लेके इन दोनों टर्म्स को सम करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 53 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर।
And this answer should look familiar to you and it should look surprising to you too. Similarly, मैं quickly let me do one more thing. Quickly मैं ये करता हूँ कि मैं I2 डबल प्राइम भी कैलकुलेट करता हूँ और इस केस में मैं करता हूँ I सेंटर ऑफ मास प्लस M2 R2 स्क्वायर। ठीक है, यानी इस डायग्राम में अगर आप देखें तो I सेंटर ऑफ मास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास है और M2 R2 जो है वो ये फासला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस। ठीक है, और M2 R2 जो है ये सेंटर ऑफ मास से मिलाता है हमारे पास, तो हम ये टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है, आई सेंटर ऑफ मास 35 है, M2 R2 स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल सम करके आपके पास आंसर आएगा 58 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। और सिमिलरली आप एक और चीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको I3 डबल प्राइम कह लें, और उस केस में आप क्या कर रहे हैं, आई सेंटर ऑफ मास प्लस M3 R3 स्क्वायर, और ये इस केस में हमारे पास प्रीसाइजली आता है 117 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर। अब ये जो तीन रिज़ल्ट्स हैं 53, 58 और 117 किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर, ये प्रीसाइजली वो रिज़ल्ट्स हैं जहाँ पे हमने ये प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। ये वाला रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट और ये वाला रिज़ल्ट। और आप देखें कि जब मैंने यहाँ पे किया था तो मैंने इस तरीके से किया था, जो जनरल पॉइंट मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था। लेकिन यहाँ पे जो मैंने किया है, यहाँ पे मैंने वही रिज़ल्ट्स हासिल किए हैं लेकिन इन जनरल ये वाला फार्मूला। इन जनरल ये वाला फार्मूला से मेरा मतलब है कि आई सेंटर ऑफ मास जो है वो तीनों फार्मूलाज में आ रही है। ठीक है, प्लस क्या है M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर। और अगर आप M1 R1, M2 R2 और M3 R3 के ऊपर देखें तो ये सिंपली इन मैसेज M1, M2 और M3 के इस सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है उधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस है, एंड दिस इज़ प्रीसाइजली द स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कि हमारे पास अगर आपने M1 के अराउंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो तो आप उसको बजाय ये तरीका इस्तेमाल करने के जो मैंने शुरू में किया था, ये वाला तरीका, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है उसको यूज़ करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें और फिर देखें कि आप जिस एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करना चाह रहे थे उसके और सेंटर ऑफ मास के दरमियान कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, बस आप इस पॉइंट की मास लें और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर लेके सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐड कर दें तो आपके पास इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, एंड दिस इज़ द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इधर से हम इसकी जनरल स्टेटमेंट, इस फार्मूला से हम इसकी जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, और इसकी जो जनरल फॉर्म बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी कि आई अराउंड एनी एक्सिस इक्वल आई सेंटर ऑफ मास प्लस total mass of the system's time perpendicular distance of that point जिसके अराउंड आप मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। जो गौर करने की चीज़ है आप यहाँ पे वो ये है कि ये वाली जो मास है हमारे पास, ये वाली मास, ये टोटल मास है, ये टोटल मास है उस सिस्टम के अंदर जितनी भी होती है, टोटल मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल मास नहीं लिखी, लेट मी एक्चुअली करेक्ट इट। ये हमारे पास रिज़ल्ट तब आता है जब आप यहाँ पे टोटल मास लेते हैं। टोटल मास का मतलब है कि ये पहली मास जो थी वो 2.3 थी, जो दूसरी मास थी वो 3.2 किलोग्राम थी, और जो तीसरी मास थी वो थी हमारे पास 1.5 किलोग्राम। तो अब आप इन दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो प्रीसाइजली 53 किलोग्राम आता है। और लेट मी क्विकली मॉडिफाई दिस टू, और इस सिनेरियो में भी हमारे पास जो ये बनेगा, ये टोटल मास है सिस्टम की, तो आप इसको यूँ लिख लें कि M2 प्लस M1 प्लस M3 टाइम्स ये डिस्टेंस R2, और
ये हमारे पास आएगा 58। और बिल्कुल इसी तरह हम इस तीसरी को भी करेक्ट कर लेते हैं जो मैंने मिस्टेक की लिखने में पहले। तो ये हमारे पास बनेगा M3 प्लस, बल्कि इसको M1 प्लस M2 प्लस M3 लिख देते हैं। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 टाइम्स R3 स्क्वायर, और ये हमारे पास 117 किलोग्राम आती है। तो ये अब इधर से आप इन तीन इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, ये जनरलाइज्ड फार्मूला लिख सकते हैं। और ये जो फार्मूला है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। इसको अगर आप अल्फाज में लिखना चाहें तो लेट मी राइट इट डाउन कि इसकी डेफिनेशन जो है वो अल्फाज में क्या बनेगी। पर अल्फाज में आप इधर मैथमेटिक्स से ही निकाल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जब आप रोटेशनल इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये टोटल रोटेशनल इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे हमारे पास जो सिस्टम दिया हुआ था ये वाला, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का या किसी भी सिस्टम का जो रोटेशनल इनर्शिया है, अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट के अराउंड, तो आप क्या करेंगे, जो उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, उसको प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस अराउंड विच यू वांट टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये अगर आप कर देंगे तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा उस सिस्टम का अराउंड दैट पर्टिकुलर एक्सिस। तो इसको अगर आप अल्फाज में बयान करना चाहें तो ये बनता है द रोटेशनल इनर्शिया, मैं उसके लिए RI का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी थ्रू एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, through any arbitrary axis is equal to rotational inertia through center of mass plus the total mass of the system times total mass of system times perpendicular distance between the two axes। ये टू एक्सेस कौन से हैं, axis of center of mass and the axis around which you want to calculate the rotational inertia। ये हमारे पास जनरल स्टेटमेंट है। और ऑफ कोर्स हम इस जनरल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं रह सकते, हमें उसका प्रूफ भी चाहिए। तो अब मैं इसका प्रूफ करने लगा हूँ जनरल फार्मूला, और आप देखेंगे कि जो हमारे पास इसका प्रूफ है, आप जनरल एक्सेस लेके बिल्कुल इसी नतीजे के ऊपर पहुँचेंगे कि ये वाला फार्मूला जो है, या बिल्कुल ये वाला फार्मूला जो हमने ऊपर यूज़ किया है, ये वाला फार्मूला हमें हासिल होता है। सो लेट्स डू प्रूफ ऑफ इट। और इसके प्रूफ के लिए सबसे पहला काम जो करेंगे, आप सिंपली कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें। और कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ऑफ कोर्स हमें कोई भी रिजिड बॉडी चाहिए किसी भी शेप का। तो हम यूँ कहते हैं कि ये हमारे पास कोई बॉडी है, लेट मी ड्रॉ रिजिड बॉडी ऑफ रैंडम शेप, इस शेप का ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हम इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। जी, ये शेप है हमारे ऑब्जेक्ट की, और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं थ्रू एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस। तो सबसे पहले आप ये डिफ़ाइन करें कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे हमारे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। और जो फासला सेंटर ऑफ मास से मिलाता है हमारे ओरिजिन को, हमारा सिस्टम जिसको हम ले रहे हैं, अगर वो फासला h है तो ये हमारे पास h आ गया वो फासला। और अब चूँकि ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, तो इसका मतलब है कि हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम प्राइम
कोऑर्डिनेट सिस्टम कह देते हैं, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो प्राइम्ड होंगे, एक्स प्राइम और वाई प्राइम। अब आप इस ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, इसके अंदर कोई एक रैंडम पॉइंट चूज़ करें और फ़र्ज़ करें कि हम ये वाला पॉइंट चूज़ करते हैं, ये वाला पॉइंट, सही है। तो हमने इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, यानी इसका हमने डिस्टेंस लेना है फ्रॉम एक्स एक्सेस एंड फ्रॉम वाई एक्सेस इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से हैं? सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आप देखें तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे पास, वो जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेट मी एक्चुअली choose a different color for that, still the dotted line but different color. So let me pick, which color should I pick? Let's go with pink. Okay, तो जो हमारा कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ये वाले बनेंगे। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। तो अगर ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये वाला जो फासला है, ये वाला फासला जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये हमारे पास एक्स एन है, और सिमिलरली जो ये वाला फासला है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एन है। मैं इनको एक्स एन और वाई एन क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि ये जो मैस है हमारे पास, ये कोई nth मैस है, क्योंकि हम यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे पॉइंट मैसेज से मिलके बना हुआ है, और हमने कोई रैंडमली मैस पिक की है, कोई पॉइंट पिक किया है जिसकी मैस m है, और चूँकि ये nth पार्टिकल है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसकी मैस को हमने mn से रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसी मैस को हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स को हम सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, तो लेट मी यूज़ अनदर कलर फॉर दैट एंड लेट्स यूज़ येलो फॉर दैट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास में बनेंगे, वो देखें कि इसका सेंटर ऑफ मास से हमारे पास फासला ये है। तो इसके जो सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो ये वाले बनेंगे, ये वाला और ये वाला फासला। और इन कोऑर्डिनेट्स को चूँकि हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं, तो फिर इसको हम कह देते हैं वाई सेंटर ऑफ मास, और इसको हम कह देते हैं ये वाला फासला एक्स सेंटर ऑफ मास। और आप ये देखें कि ये जो नाम देना होता है, ये प्रूफ का सेंट्रल पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने सिस्टम को एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करें। और मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वो मैं सिर्फ अपने सिस्टम को पहले डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक दफ़ा जब सिस्टम डिफ़ाइन हो गया तो उसके बाद हमारे पास काम आसान हो जाता है। और देखें कि सिस्टम को मैंने कैसे डिफ़ाइन किया। मैंने कहा है कि हमारे पास कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि वो तो हम हमेशा ही लेते हैं, और उसके अंदर जेड एक्सिस के अराउंड कोई मैस है किसी भी शेप की जो रोटेट कर रही है, और वो जो मैस है वो इस शेप की थी। ये जो मैंने रैंडम अपनी मर्ज़ी से डायग्राम ड्रा कर लिए, सही है। और हमारी अजम्पशन ये थी कि ये मैस जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये छोटे छोटे पॉइंट मैसेज से मिलके बना हुआ है, और इसके अंदर एक रैंडम पॉइंट मैस जो है उसकी मैस m है, और वो nth पार्टिकल है, तो हम उसको mn कह लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। और सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने प्राइम कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है। और चूँकि इनको प्राइम कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्योंकि हम इनको इन सेंटर ऑफ मास वाले जो नाम है इसको पहले ही दे चुके हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे हम दे चुके हैं। तो इनको हम कह लेते हैं कि ये एक्स एन प्राइम है और ये वाई एन प्राइम है। और अगर आप देखें तो सेंटर ऑफ मास को मैं पहले ही डिफ़ाइन कर चुका हूँ, और वो सेंटर ऑफ मास जो है वो, चूँकि ये हमारा सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन है, तो ये वाला फासला जो है ये वो फासला है जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलाता है। इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, वो ये वाले हैं। ये वाला जो फासला है यहाँ से यहाँ तक, ये वाई सेंटर ऑफ मास है, और ये वाला जो फासला है ये एक्स सेंटर ऑफ मास है। तो ये एक्स सेंटर ऑफ मास है और ये वाई सेंटर ऑफ मास, और इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को चेंज करके प्राइम में लिख दिया था। और अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल से जो एक्स सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस वाई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड है, बल्कि इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो एच स्क्वायर्ड है ये किसके इक्वल है, एक्स सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड के प्लस वाई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड के। ये हमारे पास रिज़ल्ट है जो हमने
इधर ज्योमेट्री से, जो हमारे सिस्टम की ज्योमेट्री है उधर से लिख लिया है। तो एक दफ़ा हमने ये सारा काम कर लिया तो अब हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, यानी अब हमारा मेन काम जो है वो इंतहाई आसान हो गया है। आसान इस तरह हो गया है कि अब हम ये जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो काम मैं करने लगा हूँ, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने लगा हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ मैस MN अराउंड पॉइंट O, और जो हमारा पॉइंट O है वो ये वाला पॉइंट है जो हमारा ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। और चूँकि ये पॉइंट मैस है और हमें इसके फार्मूले का पता है कि हमारे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, सम ओवर MN RN स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जो हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ करवाया था कि किसी भी पॉइंट मैस के लिए या कोई भी हमारे पास जब नंबर ऑफ़ पॉइंट मैसेज होती हैं तो उनका जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस फार्मूला से आता है। और ये फार्मूला सिंपली ये बता रहा है कि चूँकि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था जो हमने कहा कि कुछ स्मॉल मैसेज से बना हुआ है, टोटल नंबर ऑफ़ मैसेज n है, तो अब अगर आपने इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो ऑफ कोर्स आपको उन सारी स्मॉल मैसेज के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज़ को सम करना होगा, तो हमारे पास इस सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो एक दफ़ा जब आपने ये चीज़ लिख ली तो उसके बाद काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, हमने RN लिखना है। ठीक है, ये था हमारे पास RN स्क्वायर्ड, सही है, और RN आपने लिखना है। तो अगर आप स्केलर इक्वेशंस की बात करें तो विच मीन्स के RN जो है वो हमारे पास है ये वाला फासला। लेट मी यूज़ अनदर कलर, लेट मी यूज़ दिस कलर। तो जो RN है हमारे पास वो ये वाला फासला है। ठीक है, ये वाला फासला RN है। तो आप देखें कि RN के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एक्सिस के अलोंग XN है और y एक्सिस के अलोंग YN है। और अगर आप गौर करें तो जो XN है ये हमारे पास बराबर है इस फासले के जो x सेंटर ऑफ मास है प्लस ये वाला फासला जो XN प्राइम है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं XN इक्वल्स x सेंटर ऑफ मास प्लस XN प्राइम। और सिमिलरली अगर आप y एक्सिस के अलोंग देखें तो आप YN को लिख सकते हैं, ये वाला फासला हमारे पास YN है और ये YN दो फासलों से मिलके बना है। पहला फासला ये वाला जिसको y सेंटर ऑफ मास कहा था और दूसरा फासला ये वाला जो YN प्राइम के बराबर है। तो जो YN है वो हमारे पास आता है y सेंटर ऑफ मास प्लस YN प्राइम। ये बहुत आसान है। असल जो मेन काम था वो ये था कि आपने इस प्रॉब्लम की ज्योमेट्री डिफ़ाइन करनी है। एक दफ़ा ज्योमेट्री डिफ़ाइन कर ली तो फिर जस्ट ये फार्मूला आपने लगाना है और इस फार्मूला में आपने RN को फाइंड करना है, जिसका मतलब है कि XN और YN के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। चूँकि यहाँ पे हमें RN स्क्वायर रिक्वायर्ड है और RN स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, XN स्क्वायर्ड। RN स्क्वायर्ड किसके इक्वल है, XN स्क्वायर्ड प्लस YN स्क्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो x और YN की इक्वेशंस लिखी हैं इनके स्क्वायर लेने हैं। तो लेट मी टेक स्क्वायर ऑफ दीज एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई दीज। तो ये बन जाएगा हमारे पास XN जो है वो किसके इक्वल है, x सेंटर ऑफ मास प्लस XN प्राइम। तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस जो YN है वो इक्वल है y सेंटर ऑफ मास प्लस YN प्राइम, इसका स्क्वायर। आप इन स्क्वेयर्स को ओपन कर लें तो स्क्वेयर को ओपन करने पे हमें मिलेगा पहली टर्म x सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस XN प्राइम स्क्वायर्ड प्लस 2x सेंटर ऑफ मास XN प्राइम। तो ये हमारे पास पहला स्क्वायर ओपन करने पे टर्म आएगी। जो टर्म दूसरा स्क्वायर ओपन करने पे आएगी वो होगी y सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस YN प्राइम स्क्वायर्ड प्लस 2y सेंटर ऑफ मास YN प्राइम। तो ये हमारे पास स्क्वायर ओपन करने पे टर्म्स आ गई। अब आप सिंपली क्या करें, कुछ इन टर्म्स को मिला लें। और इन टर्म्स को मिलाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, x सेंटर ऑफ मास स्क्वायर को y सेंटर ऑफ मास स्क्वायर से मिला रहा हूँ। तो ये हमारे पास बनेगा x सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस y सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, ये पहली टर्म।
उसके बाद आपने जो दूसरी टर्म यहाँ पे सेपरेट करनी है वो है हमारे पास ये प्राइम वाली टर्म्स, यानी ये एक्स एन प्राइम और वाई एन प्राइम। तो दूसरी टर्म हमारे पास आ जाएगी एक्स एन प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस वाई एन प्राइम स्क्वेयर्ड, और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हैं, और वो रिमेनिंग टर्म्स हैं हमारे पास 2 एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स एन प्राइम प्लस 2 वाई सेंटर ऑफ मास वाई एन प्राइम। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई हैं टर्म्स। अब ज़रा गौर करें, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा जहाँ पे हमने जनरल ऑब्जर्वेशन ली थी कि एक्स सेंटर ऑफ मास प्लस वाई सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड प्लस वाई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर्ड एच स्क्वायर्ड के बराबर है, और ये वाला फासला ये वाला है। ये वो फासला है जो हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से मिलाता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास हैं। तो हम एक्स सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस वाई सेंटर ऑफ मास स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो ये जो पहली टर्म है ये हमारे पास बन जाएगी एच स्क्वायर। सही है। चलें दूसरी और तीसरी टर्म को हम एक स्टेप में ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इधर नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, आर एन स्क्वायर की। सही है। और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, अब इस वैल्यू को हमने इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है जो हमने सिस्टम के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लिखा था, अराउंड ओरिजिन ओ इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेट्स डू दिस कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास जो आई टोटल बनेगा, आई इक्वल्स हमारे पास था समेशन ओवर एन एम एन और उसके बाद आर एन स्क्वायर, और आर एन स्क्वायर अब हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली टर्म है। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, क्योंकि ये काम करना आसान है, हमारा टाइम भी बचता है। तो ये बन जाएगा। सही है। तो एम एन को समेशन एम एन को अंदर हर टर्म के साथ इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई करें, तो जो पहली टर्म बनेगी वो बनेगी सम ओवर एन एम एन एच स्क्वेयर्ड प्लस सम ओवर एन एक्स एम एन इंटू एक्स एन प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस वाई एन प्राइम स्क्वेयर्ड प्लस सम ओवर एन एम एन, और उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म है जिसको मैं अगेन सुस्ती का मुजाहरा करते हुए एक स्टेप में यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये रहा पेस्ट, तो ये वाली टर्म हमारे पास आ जाती है, और यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दूँ। सही है। तो हमारे पास जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है वो ये वाला आ गया, यानी हमने इस सिस्टम के लिए इस फॉर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया है। अगर आप पहली टर्म के ऊपर गौर करें तो ये जो एच है ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, क्योंकि जो ओरिजिन्स हैं इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के वो फिक्स्ड हैं और उनके दरमियान जो फासला है वो एच है। तो एच कांस्टेंट है, और जब आप सम करेंगे एम एन के ऊपर, एम एन nth पार्टिकल की मास है, अगर आप इसके ऊपर सम करते हैं तो इसका मतलब है आप पूरे सिस्टम की जो टोटल मास है वो हासिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने सारे पार्टिकल्स को ऐड कर दिया है। तो ये जो पहले वाली टर्म है ये बन जाएगी एम टोटल्स टाइम एच स्क्वायर, टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम एच स्क्वायर। जो दूसरी टर्म है हमारे पास जिसमें हमारे पास आ रहा है समेशन एम एन एक्स एन प्राइम स्क्वायर प्लस एम एन वाई एन प्राइम स्क्वायर। अगर आप इस फार्मूला के ऊपर गौर करें तो ये जो फासला है ये फासला ये वाला सिंपली ये क्या है हमारे पास आर एन स्क्वायर। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये था हमारे पास एक्स एन प्राइम और ये था वाई एन प्राइम, और ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज़ है जो आर एन प्राइम है, जो इस मैस एम एन के कोऑर्डिनेट्स हैं इन सेंटर ऑफ मैस फ्रेम। ठीक है। तो ये जो दूसरी टर्म है ये है हमारे पास समेशन एन एम एन आर एन प्राइम स्क्वायर। ठीक है। और अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये हमारे पास सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है, लेकिन किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सही है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, और एक स्टेप में मैं ये अब नेक्स्ट टर्म को कॉपी करके नीचे ले आता हूँ, कॉपी, और ये हो जाएगा पेस्ट यहाँ पे। तो अब
आप देखें कि हमारे पास जो पहली टर्म है वो बन गई है टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम एच स्क्वायर, प्लस जो दूसरी टर्म है वो है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि ये हमारे पास सिंपली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और हमारा जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम था ये वाला देखें, ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम था। बाकी ये फार्मूला सारा यही है, बस आर एन की जगह क्या आ गया है, आर एन प्राइम। और प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था वो हमारा सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो दूसरी टर्म जो है वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। और जो तीसरी टर्म है वो फ़िलहाल हम इसको कॉपी करके वैसे ही पेस्ट करते हैं। और अब अगर आप देखें तो ये जो पहली दो टर्म्स हैं, ये वाली दो टर्म्स, ये राइट पे, ये सिंपली बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने प्रूफ करना था। देखें, सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, तो हमने फार्मूला प्रूफ कर दिया, लेकिन हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये एक्स्ट्रा आ रही है। इसका मतलब है कि हमने साबित करना है कि ये सारी टर्म जो है ये ज़ीरो हो जाती है। और इसको हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये कैसे ज़ीरो होती है। ज़रा गौर करें, ये एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास जो हैं ये कांस्टेंट डिस्टेंसेस हैं, ये हमने पहले ही डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये देखें, ये वो डिस्टेंसेस हैं जो हमारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से मिलाते हैं। तो ये तो फिक्स्ड डिस्टेंसेस हैं, ये कांस्टेंट हैं। तो ये हमारे पास, अब मैं सिर्फ तीसरी टर्म को, इस टर्म को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रूफ कर रहा हूँ कि ये ज़ीरो के बराबर होती है। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स 2 टाइम्स एक्स सेंटर ऑफ मास सम ओवर एन एम एन एक्स एन प्राइम। सही है। और दूसरी टर्म भी बिल्कुल ऐसे ही आएगी। मैं सिर्फ एक को साबित करता हूँ कि ये ज़ीरो होती है, तो दूसरी जो है इसका मतलब है कि वो ज़ीरो ही होगी, उसके बारे में हम श्योर होंगे। तो ये एन एम एन वाई एन प्राइम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये साबित करते हैं, चूँकि ये दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, अगर हम ये साबित कर देते हैं कि ये एक्स एन प्राइम जो है ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब है वाई एन प्राइम भी ज़ीरो है, क्योंकि उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बात कर रहे हैं। तो अब अगर आप इस फार्मूला को देखें तो ये फार्मूला बिल्कुल उस फॉर्म का है जो हमने सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लिखा था। आपको याद है जब मैंने एग्जांपल ये स्टार्ट की थी, बल्कि मुझे ऊपर जाने दें, दूसरे पार्ट में कहाँ पे हमने लिखा था, जहाँ पे हमने ये रहा ये फार्मूला, ये एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या था हमारे पास, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, विच मीन्स के समेशन n एम एन एक्स एन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्स सेंटर ऑफ मास का हमारे पास फार्मूला था। अब मैं उसको लिखने वाला हूँ यहाँ पे। हमारे पास, लेट मी चेंज कलर, लेट मी यूज़ दिस ब्लू कलर। तो हमारे पास जो एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला था वो क्या होता है, समेशन आई एम आई एक्स आई। इनफैक्ट मैं आई नहीं यूज़ करता है, एन यूज़ करता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो ये था हमारे पास समेशन एन एम एन एक्स एन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यही होता है एक्स सेंटर ऑफ मास का फार्मूला। और यहाँ से हमारे पास टोटल मास ऑफ द सिस्टम्स टाइम एक्स सेंटर ऑफ मास किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ओवर एन एम एन एक्स एन। और ये जो राइट हैंड साइड है एम एन एक्स एन, ये बिल्कुल प्रीसाइजली हमारे पास ये वाली टर्म है। सही है। सिर्फ यहाँ पे प्राइम आ रहा है, और प्राइम हमें ये बता रहा है कि ये फासला जो है, या ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं। और हमारा जो प्राइम्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बज़ात खुद सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो इस हिसाब से ये वाली जो पहली टर्म है हमारी, ये वाली टर्म हमारे पास बन जाएगी, इसको मैं अभी यूँ लिखता हूँ कि ये वाली टर्म बन जाएगी 2x सेंटर ऑफ मास टोटल मास ऑफ द सिस्टम्स टाइम एक्स सेंटर ऑफ मास, और इसको अब मैं कहता हूँ एज मेजर्ड इन प्राइम्ड कोऑर्डिनेट। और ये जो एक्स सेंटर ऑफ मास है एज मेजर्ड इन प्राइम कोऑर्डिनेट, हमारा प्राइम कोऑर्डिनेट जो है वो ये वाला है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। सही है। और अगर ये सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब है इसकी सारी की सारी मास उसके सेंटर के ऊपर मरकूज़ है। और इसका मतलब है कि एक्स सेंटर ऑफ मास जो है वो बज़ात खुद ज़ीरो है एज मेजर्ड इन सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम।
क्योंकि जिस सिस्टम में हम देखना चाह रहे हैं कि मैस किधर मौजूद है, उस सिस्टम में सारी की सारी मैस जो है वो ओरिजिन के ऊपर मौजूद है। तो इस पूरे सिस्टम की जो सारी की सारी मैस है वो सेंटर ऑफ मैस फ्रेम के ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, और यही तो इसका मतलब होता है कि सेंटर ऑफ मैस फ्रेम, जहाँ पे उस सिस्टम की सारी मैस मौजूद है। और अब अगर आप इस सिस्टम के अंदर इस मैस का कोऑर्डिनेट देखना चाहें कि ये इस प्राइम कोऑर्डिनेट में कितने फासले पे मौजूद है, तो चूँकि वो सेंटर पे मौजूद है तो इसका मतलब है कि ये एक्स सेंटर ऑफ मैस ये भी ज़ीरो होगा, और इधर से ये जो वाई सेंटर ऑफ मैस आएगा दूसरी टर्म से प्राइम कोऑर्डिनेट में, ये भी हमारे पास ज़ीरो होगा। और सो ये सारी की सारी टर्म जो है ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ ये पहली दो टर्म्स रह जाएंगी। और इसको अब मैं अगर कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिखूँ तो ये हमारे पास यही फॉर्म आती है, और यही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है जो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अखज़ करते हैं। और मैं इसको एक मरतबा फिर से रिवाइज़ कर दूं कि ये हमें ये बताता है कि आप किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं उसको आप सिंपली दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मैस के अराउंड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मैस ऑफ द सिस्टम टाइम्स distance of center of mass axis from this axis around which you want to calculate the moment of inertia। तो आप इनका सम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस एक्सिस के अराउंड किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। आगे चल के जब हम इसके रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी कैलकुलेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हैं वो कितनी आसान हो जाती हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि ये जो सेंटर ऑफ मैस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ये कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में तो हमें फिंगर टिप्स के ऊपर इनकी वैल्यूज़ भी याद होती हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें अगले कुछ लेक्चर्स में कैलकुलेट करेंगे, यानी मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा, और फिर हम उसको एक्सप्लॉयट करेंगे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए कि किसी भी एक्सिस के अराउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं एक मरतबा जब हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मैस एक्सिस के अराउंड जानते होंगे। सो दिस वाज अ वेरी लॉन्ग लेक्चर बट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द फीलिंग्स के जो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इट्स अ जनरल ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करने से आता है, और वो प्रॉब्लम मैंने पहले आपको इसलिए एग्जांपल दी 30-40 मिनट में, और उसके बाद इस जनरल फार्मूला का प्रूफ करवाया। लेकिन एक बात याद रखें कि अगेन इस फार्मूला में आपको इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या बता रहा है। मैं वन मोर टाइम बिफोर गोइंग इसको रिवाइज़ कर दूँ। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया देती है अराउंड एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस आपकी अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। राइट हैंड साइड बताती है कि आप इस एक्सिस के अराउंड वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन हो उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मैस प्लस टोटल मैस ऑफ द सिस्टम टाइम्स डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मैस एक्सिस फ्रॉम दिस एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस जो हैं ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, और इसीलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ये जो एच स्क्वायर है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू एक्सिस। सो दिस इज़ मोमेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड आप देखेंगे कि फ्यूचर वीडियोज़ में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करके बहुत आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के कैलकुलेट करूँगा। सो दिस वाज अ वेरी वेरी लॉन्ग लेक्चर। आई एक्चुअली टोटली लॉस्ट ट्रैक ऑफ द टाइम बट hopefully you'll watch it and I'll see you in the next video. Bye bye.